पोर्टफोलियो की जानकारी दे अगर इन्वेस्टमेंट्स पर सवाल है, इंश्योरेंस की जानकारी दे अगर इंश्योरेंस पॉलिसीज पर कोई सवाल पूछना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड की रेटिंग खराब है, सिबिल स्कोर को लेके परेशान है तो अपने सवाल हम तक पहुंचाइए, या अगर लोन आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है, लोन के चलते अपनी एसआईपी को भी आपको बैलेंस आउट करना है, तमाम तरह के नुस्खे इस शो में आपको मिलते हैं, क्योंकि इस शो में न सिर्फ आपको फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज दी जाती है बल्कि आपको बताया जाता है कि सही तरीके का आर्थिक व्यवहार क्या है, जो न सिर्फ आपके पोर्टफोलियो में काम आता है बल्कि आपकी पूरी जिंदगी आपके काम आता है, और यही आपकी विरासत है जो आपको आगे भी बढ़ानी है। चलिए शो की शुरुआत करते हैं और आज सबसे पहले दर्शकों के सवालों के जवाब दिए जाएंगे। पंकज मटपाल एमडी हैं, ओपला मनी मैनेजर्स के हमारे साथ जुड़ गए हैं, विश्वजीत पराशर म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और चलिए सुशांत सिन्हा का हम सवाल लेंगे। और सुशांत, आप फोन लाइन पर हैं हमारे साथ? हाँ जी, हाँ। नमस्कार सर, कहाँ से बोल रहे हैं? मुंबई से बोल रहा हूँ सर, मैं मैडम। मुंबई से बोल रहे हैं। सर धन्यवाद अपना सवाल हमें भेजने के लिए। और 58 तक आपको जो है यानी 5 साल में आपको SWP करनी है इस पोर्टफोलियो में से, इज दैट राइट? करेक्ट। ओके सर, फंड्स यही हैं, कुछ और एडिशन है आपके फंड्स में? नहीं, इतना ही। इतने ही है। कब से कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट सर? ये 2018। अभी क्या वैल्यू होगी पोर्टफोलियो की? टोटल 45 लाख। टोटल 45 लाख्स हो चुकी है। चलिए ठीक है, 5 साल का और समय है इसमें ग्रोथ को लेकर, लेकिन पोर्टफोलियो किसने आपको सजेस्ट किया है? नहीं, ये मैंने अपने आप से किया है। आपने अपने आप से किया है? कोई खास वजह है सिलेक्शन के पीछे, फंड्स के सिलेक्शन के पीछे? नहीं, दोस्तों से पूछ के खुद ही रिसर्च करके मैंने तो अभी आप ट्रैक करते हैं इनकी परफॉर्मेंस, सारे फंड्स की? आप खुश हैं इन फंड्स की परफॉर्मेंस से? हाँ, फिलहाल खुश हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि और थोड़ा ज्यादा ग्रोथ होना चाहिए और जोश होना चाहिए। सर समय तो केवल 5 साल का है, तो अभी जोश के लिए तो रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क लेने के लिए तैयार हैं आप? हाँ, तैयार है। अरे बहुत बढ़िया, चलिए अच्छा लगा ये जानकर। इक्विटी को आप समझते हैं यानी, है ना, ऐसा माना जा सकता है? यस मैडम। ओके पंकज जी, मेरे ख्याल से आपके पास होगा ये सवाल। और देखिए 53 के हैं, पोर्टफोलियो बढ़िया बना रखा है, 2018 से लेके अब तक 45 लाख रुपए इकट्ठा कर लिए हैं। अब 5 साल के बाद इनको इसी पोर्टफोलियो में से 1 लाख रुपए चाहिए। पहले तो फंड्स का नाम कैसा है? बिल्कुल, देखिए थोड़ा जो पोर्टफोलियो है वो अग्रेसिव है, क्योंकि स्मॉल कैप पे निवेश काफी है। स्कीम्स अच्छी हैं, लेकिन जैसा कि आपने कहा 53 इयर्स की एज है, और आप जो पैसे इकट्ठा कर रहे हैं उसमें से SWP करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से थोड़ा सा अग्रेशन कम करना चाहिए। हालांकि आपने कहा कि आप रिस्क को समझते हैं और रिस्क ले सकते हैं, पर फिर भी मैं कहूंगा कि थीमेटिक फंड, स्मॉल कैप फंड में एक्सपोजर कम हो जाए जब आप रिटायरमेंट के पास पहुंचते हैं, तो बेहतर रहता है। दूसरी बात, आपने जैसे कहा कि ऑलरेडी आपने 55 लाख इकट्ठा कर लिया है, 56,000 की SIP कर रहे हैं, तो करीब मतलब 1.25 से 1.5 करोड़ के आसपास की आप उम्मीद रख सकते हैं, इतना पैसा इकट्ठा हो जाएगा। और फिर 1 लाख पर मंथ की आपको SWP करनी है। एक बात ध्यान रखिए, एक तो यह है कि अब से लेकर और अगले 5-6 साल में 1 लाख की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई की वजह से। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मान लीजिए कि अब से 6 साल के बाद 1 लाख आप निकालना स्टार्ट करते हैं, तो उसके बाद आगे चलकर, क्योंकि आपका खर्चा बढ़ता रहेगा महंगाई की वजह से, तो जिसकी वजह से आपको हर साल 1 लाख से काम नहीं चलेगा। अगर पहले साल में 1 लाख कर रहे हैं, तो अगले साल में आपको 1,05,000 या उससे ज्यादा विड्रॉ करने की जरूरत पड़ सकती है। तो मेरा ये सजेशन है कि जितना और बढ़ा सके इन्वेस्टमेंट को उतना और बढ़ाइए। आप कोशिश कीजिए कि 2 करोड़ तक बन पाए अगले 5-6 साल में, ताकि आप आसानी से जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो सेफ रहे और जो प्रॉफिट है वो बढ़ता रहे, और अपना जो विड्रॉल है वो भी समय के साथ बढ़ाते रहें। स्कीम्स में थोड़े बदलाव के मैं आपको राय दूंगा। एक तो जैसे टाटा स्मॉल कैप फंड है और उसमें SIP स्टॉप कर दें, साथ ही टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है उसमें भी SIP स्टॉप कर दें। और साथ ही यदि आप न्यू टैक्स रिजीम में ITR फाइल करते हैं, जो कि मुझे लगता है मोस्ट ऑफ टैक्स पेयर्स के लिए बेहतर दिखाई दे रहा है, तो उस केस में आप फिर जो ELSS फंड आपके पास है, एक्सिस टैक्स सेवर फंड, उसमें भी SIP रोक दें। और जो पैसा आपका बच रहा है उसे आप एग्जिस्टिंग फंड, ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू फंड आपके पास है उसमें SIP बढ़ा दें।
और साथ ही मेरे एसेट का आपके पास में साथ ही मेरे एसेट का मल्टी एसेट फंड आपके पास है, उसमें भी एसआईपी अमाउंट बढ़ाया जा सकता है। तो 3 फंड्स कम करने की सलाह है। जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं उसमें एसआईपी का अमाउंट बढ़ा सकते हैं। चलिए सुशांत जी, आपको बदलाव समझ में आए हैं? हाँ हाँ, समझ में आया, थैंक यू। है ना, कुछ रिप्लेसमेंट्स आपको बताई हैं तो आप उनमें रिप्लेसमेंट्स कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, अपने निवेश को अगर बढ़ाना भी चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट। सुबोध कुमार जी का सवाल लेंगे। नमस्कार सर, कैसे हैं? नमस्कार मैम, ठीक है। सर, आप 7,500 की एसआईपी कर रहे हैं हर एक फंड में। पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप है, मोतीलाल का मिड कैप है, एचडीएफसी का मिड कैप है, एक्सिस का स्मॉल कैप है। 5.5 लाख रुपए स्मॉल कैप थ्रू स्मॉल केस में डाले हुए हैं आप कह रहे हैं। 30,000 आपको और निवेश करना है और 15 लाख रुपए आपको चाहिए एनुअल बेसिस इन डिफरेंट मंथ्स। ये कब से चाहिए होगा सर? नहीं मैम, इसमें ये है कि 15 लाख जो है अलग अलग समय पे लमसम रुपए मेरे पास आते हैं जो अच्छा, मैं आते हैं। इन्वेस्ट करना हाँ, चाहता हूं। वो भी निवेश करना है। राइट, सॉरी, सही, हाँ। ओके, तो अब कुल मिला के ये पूरा निवेश कितने सालों तक करना है सर आपने? मैम, हमारे पास अपना घर है तो हमें घर बनाने की चिंता नहीं है। हमें 8 साल के बाद में बच्चे की पढ़ाई के लिए कुछ पैसे की आवश्यकता होगी और उसके अलावा कोई लायबिलिटी नहीं है। सर, तो 8 हम साल के लॉन्ग बाद टर्म जो बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए चाहिए होंगे वो कितना होगा अमाउंट? वो लगभग 50 लाख के आसपास चाहिए होगा मैडम। 50,000 8 साल के बाद? जी, 50 लाख। हाँ, 50 लाख ना। हाँ जी ठीक है। चलिए, उसके अलावा और कुछ कोई गोल नहीं है? रिटायरमेंट का वो कवर्ड है आपका, वो पूरी तरह से प्लान है? रिटायरमेंट का एनपीएस में हमारा कंट्रीब्यूशन होता है मैडम, पर मंथ समथिंग 54,000 का। ओके, तो हमारा ये भी सोचना है कि उस तरह से हमारा जो लार्ज कैप एलोकेशन जो होना चाहिए हमारे पोर्टफोलियो में वो उसके थ्रू हो जाता है, मान के चलते हैं। अच्छा। और सम 55,000 हमारा पीएफ में भी जमा होता है हर महीने। ओके, बढ़िया। चलिए ठीक है, काफ़ी वेल कवर्ड हैं आप आपके लिहाज से। और आई एम श्योर अगर आपने इतना सोचा है तो रिटायरमेंट के बाद की आपकी जो इनकम है वो काफ़ी होगी या नहीं होगी फ़िलहाल उसका भी आपने आकलन कर ही लिया होगा। तो मैं वो सब टेकन इन फैक्टर ले रही हूँ। विश्वजीत जी, अब लक्ष्य के हिसाब से आप बताइए, 50 लाख रुपए 8 साल में। जी बिल्कुल। कविता जी, अगर देखें सुबोध जी ने एनपीएस में बहुत अच्छा निवेश कर रहे हैं, 54,000 रुपए प्रति माह निवेश कर रहे हैं, तो एक रिटायरमेंट का कॉर्पस अच्छा फंड बनता नजर आ रहा है। 53 लाख रुपए ऑलरेडी, 52 लाख रुपए ऑलरेडी इनके पास बन चुके हैं। तो यहाँ पे रिटायरमेंट के बाद 60% टैक्स फ्री पैसा निकाल पाएंगे और मंथली पेंशन भी यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो अगर पोर्टफोलियो देखें तो काफी अच्छे फंड्स हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है और एचडीएफसी का मिड कैप। तो 2 मिड कैप फंड है। सुबोध जी, मैं चाहूंगा कि आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप से स्विच करके मोतीलाल ओसवाल एएमसी का ही मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड है, तो एक डिफरेंट कैटेगरी आपके पोर्टफोलियो में ऐड हो जाएगी। तो मिड कैप में है ही ऑलरेडी, बट ये लार्ज एंड मिड कैप से एक डिफरेंट कैटेगरी ऐड हो जाती है। सेम एएमसी का है, इतना सा बदलाव आप कर सकते हैं। और ऐसा आपने लिखा है कि आप 30,000 रुपए की एसआईपी और बढ़ाना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से 2 कैटेगरीज आप और ऐड कर सकते हैं। चाहे आप एनपीएस में लार्ज कैप ऑलरेडी कंसिडर्ड है, बट एक प्योर लार्ज कैप फंड्स को भी कंसिडर किया जा सकता है पोर्टफोलियो में। अभी आपके पास एक फ्लेक्सी कैप फंड है जिसमें ज्यादातर लार्ज कैप होता है, बट एक प्योर लार्ज कैप फंड को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से निपॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड आप यहाँ कंसिडर कर सकते हैं और एक वैल्यू स्टाइल फंड भी आप ऐड कर सकते हैं डाइवर्सिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का वैल्यू स्टाइल फंड। अब जो बाकी के 10,000 बचते हैं वो आप अपने जोखिम के अनुसार या तो मिड कैप स्मॉल कैप में बढ़ा सकते हैं, जो कि आपके पास एक्सिस स्मॉल कैप है और एचडीएफसी का मिड कैप है, इसमें बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप कम जोखिम लेना चाहते हैं तो फिर लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी और फ्लेक्सी कैप में भी बढ़ाया जा सकता है। तो ये थोड़ा सा आपको चुनाव करना होगा कि कितना आप जोखिम लेना चाहते हैं। जहां तक कि गोल का सवाल है, क्योंकि मैंने 15 वर्ष के लिए कैलकुलेशन करी थी, तो 60,000 की अगर एसआईपी लेके चलते हैं, 12% का सीएजीआर, तो करीब करीब 3 करोड़ रुपए यहाँ बनते नजर आ रहे हैं। तो जो आपने 80 लाख का या 50 लाख का गोल रखा है बच्चे की पढ़ाई के लिए, तो वो आप आराम से इस कॉर्पस में से निकाल सकते हैं। एसआईपी कंटिन्यू रखें, जो कॉर्पस है उसमें से आप पैसा निकाल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से गोल आपके अचीव होते नजर आ रहे हैं। रिटायरमेंट का भी बहुत अच्छा आपने प्लानिंग कर रखा है।
तो ये थोड़ा सा बदलाव अगर आप पोर्टफोलियो में करेंगे तो डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा रहेगा। चलिए, तो यहाँ पर थोड़े से बदलाव। सुबोध जी, आपने सलाह सुनी? सुन लिया है मैम, थैंक यू मैम। जस्ट एक कंफर्म करना चाह रहा था, आईसीआईसीआई प्रू का कहा गया ना वैल्यू स्टाइल फंड। जी जी, ICICI प्रू वैल्यू फंड। अगर आप चाहें तो ये शो YouTube पर भी देख सकते हैं, और सुबोध कुमार जी ही नहीं, बाकी तमाम दर्शकों को भी हम यही बता दें कि आपके जो सवाल हैं उनके जवाब अगर आपसे मिस हो जाते हैं कॉल पर सुनना, तो आप अपने सवालों को YouTube पर देख सकते हैं, क्योंकि ये शो YouTube पर अपलोड होता है। पुराने शोज़ भी देख सकते हैं और नए शोज़ भी देख सकते हैं। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हम लेंगे सुनील कुमार जी का। सुनील जी हमारे साथ क्या फ़ोन लाइन पर हैं? सुनील जी नमस्कार। जी, नमस्ते। कैसे हैं सर? कहाँ से बोल रहे हैं? विदिशा से। विदिशा से, चलिए ठीक है। विदिशा मध्य प्रदेश। जी सर, समझ गए। बताइए सर, कैसे आपकी सहायता कर सकते हैं? मैंने आपको ये लिख कर भेजा है। हाँ जी। रिटायरमेंट पर्सन हूँ मैं, और इसको पूरा डिटेल में लिख कर भेजा है जी। इसमें लिखा है कि मेरे रिटायरमेंट के बाद का जो पैसा है, इसका 30% लॉन्ग टर्म के लिए, 50% मीडियम टर्म के लिए यूज करना है और 20% शॉर्ट टर्म के लिए। इसके लिए कौन कौन से बेस्ट फंड और ETF रहेंगे वो बताइएगा। चलिए ठीक है। आप रिटायर हो चुके हैं, आपने कहा है ना, आप सीनियर सिटीजन हैं। जी जी। अब ये जो आप निवेश करेंगे सर, ये कितने सालों के लिए करेंगे? कम से कम 5-6 साल। तो आप बहुत रिस्क नहीं ले पाएंगे, आपको ये पता है ना, और आप रिटायर्ड भी हैं। यस यस, है ना। और ठीक है, और आपको शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना है। इसमें से आपने 20,000 प्रतिमाह कहा है, आपको लगेगा कि आपको निवेश करना है 20,000? जी जी, निवेश करना है। निवेश करना है 20,000। और आगे भी बढ़ा सकता हूँ, पर अभी 5-6 साल के लिए तो 5-6 साल के बाद कोई अमाउंट जो आपको चाहिए हो, ऐसा कुछ नहीं है ना कि 5-6 साल के बाद हर महीना कुछ चाहिए होगा पैसा, ऐसा कुछ है क्या? मैडम, तो पैसा तो हमेशा लगता है। हाँ, नहीं वो बात तो सही है, प्लानिंग अलग हो जाती है। अगर नहीं चाहिए होगा पैसा तब तो आप निवेशित ही रखिएगा, अगर चाहिए होगा पैसा तो वो कितना अमाउंट होगा, वो अगर आप बता पाएंगे तो हम कैलकुलेशन वैसे करेंगे। हाँ, तो कम से कम 50 लाख तो बाद में और अपन जीवन के लिए सुरक्षित रूप से रखना चाहते हैं। बाकी 20,000 से लेके 25,000 तक का SIP मैंने अभी चालू कर दिया है, पर इसके लिए बेस्ट फंड जो है आप लोग बताएं तो मैं। अभी जो SIP शुरू है आपकी, वो क्या क्या है, कहाँ है? अभी कुछ मैंने ICICI का इक्विटी एंड डेब्ट फंड और हाइब्रिड फंड पे ज्यादा फोकस किया है। तो ICICI का इक्विटी डेट है आपके पास, और कौन से कितने फंड्स हैं ऐसे, और कितना निवेश कर रहे हैं? क्योंकि देखिए अभी ऑल कुल मिला के आपके निवेश पोर्टफोलियो की प्लानिंग हो रही है, तो मौजूदा निवेश के लिए तो आपको बता देंगे रणनीति 20,000 के लिए। अभी कितना SIP कर रहे हैं हर महीना? अभी मैं लगभग 20,000 रुपए कर रहा हूँ। अभी भी कर रहे हैं 20,000 रुपए। और कितने फंड हैं, कौन कौन से हैं? उसमें 5 फंड है। पराग पारिक का है फ्लेक्सी कैप, ओके, ICICI का इक्विटी डेब्ट, राइट, और इसके बाद आदित्य बिरला का हाइब्रिड फंड है अपना इक्विटी इन डेब्ट, और मिड कैप है एक HDFC का मिड कैप। ओके, और टोटल वैल्यू क्या होगी पोर्टफोलियो की? टोटल वैल्यू ये 20 है सब मिला के। वो तो निवेश है ना 20,000? हाँ, निवेश। टोटल वैल्यू इस समय उसका लगभग है रिटायरमेंट का मिला के 20 लाख रुपए। 20 लाख हो चुका है ना? यस यस। चलिए ठीक है, अब बताते हैं आपको कि और 20,000 रुपए जो आपको डालने हैं, क्या वो इन्हीं फंड्स में डालने होंगे या कुछ बदलाव करने होंगे? अच्छा, हाँ, ये वाला निवेश भी और जो नया निवेश बताएंगे वो सब मिला के 5 से 6 साल और, है ना? यस यस, 6 साल और बाद में भी बढ़ा सकते हैं। अभी शॉर्ट टर्म कम से कम 5-6 साल के लिए बता दे, और कोई ETF भी बता दे। चलिए ठीक है, ओके। एक निवेदन और था। हाँ। कि जो अपना जो F&O के लिए जो हेज फंड होता है अच्छा वाला, इस पोर्टफोलियो के लिए हेज करना हो तो कोई हेज फंड भी बता दी। सर, जोखिम बहुत उठाते हैं आप, पसंद है आपको? नहीं, हेज फंड के लिए मतलब थोड़ा ये अपने पोर्टफोलियो को हेज करना है। हाँ,
चलिए ठीक है, हेज कैसे करते हैं और क्या करना ज़रूरी होगा, या किसी तरह के फंड्स को शामिल कर लिया जाए जो ऑटोमेटिकली आपको हेज का फ़ायदा दे दें? पंकज जी बताइए। सीनियर सिटीजन है, रिटायर्ड हैं, ऐसा आपने कहा है, और 5-6 साल का ही लक्ष्य है। हालांकि आप कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, पर मेरे हिसाब से 5-6 साल का जो समय होता है वो बहुत लंबा नहीं होता है, और ऐसे में ज्यादा रिस्क नहीं लिया जा सकता। हालांकि आपने कहा पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, वो भी ठीक है। साथ ही आपने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट, जो कि एक अग्रेसिव हाइब्रिड फंड है, वो भी फंड ठीक है। लेकिन मिड कैप फंड में निवेश मेरे हिसाब से अवॉइड किया जा सकता है। जिस हिसाब से आप कह रहे हैं कि रिस्क कम लेना है और समय भी कम है, तो उसमें भी आप अवॉइड कर सकते हैं। बाकी हाइब्रिड फंड्स ही और ऐड किए जा सकते हैं। आदित्य बिरला सन लाइफ का भी आपने एक हाइब्रिड फंड ऐड किया हुआ, ऐसा कहा, वो भी ठीक है। दूसरी बात यह है कि मैं कुछ फंड्स और बता रहा हूं आपको। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में आप अमाउंट और बढ़ा लीजिए, उसमें ऑलरेडी आपने किया हुआ है। उसके अलावा आप एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड यानी कि एचडीएफसी निफ्टी 100 इंडेक्स फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। आप भी जानना चाह रहे थे कि ईटीएफ, मैं कहूंगा कि ईटीएफ के बजाय आप इंडेक्स फंड में निवेश कर लीजिए। उसके 2 कारण हैं। एक तो अलग से आपको डीमैट अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है अगर आपके पास नहीं है। दूसरी बात, आप जब एसआईपी करते हैं तो इंडेक्स फंड में एसआईपी करना आसान होता है, लेकिन ईटीएफ में एसआईपी करना थोड़ा डिफिकल्ट है, बिकॉज आपका जो ईटीएफ होता है, कम से कम एक ईटीएफ आपको बाय करना होता है। तो यदि फिक्स अमाउंट की कि आपको 5,000 रुपए करना है कि 2,000 रुपए करना है, वो ईटीएफ में एग्जैक्ट उतना अमाउंट नहीं हो पाएगा। उसको आपको आगे पीछे बढ़ाकर या कम करके करना पड़ेगा। बट अगर आप एसआईपी करते हैं एक इंडेक्स फंड में, तो एग्जैक्ट अमाउंट जो आप डिसाइड कर रहे हैं उतने की कर सकते हैं। तो मेरी राय यह है कि आप ईटीएफ के बजाय एचडीएफसी निफ्टी 100 इंडेक्स फंड में एसआईपी करें। उसके अलावा एक मल्टी एसेट फंड आपको और बताऊंगा मैं, क्योंकि डेट और इक्विटी में तो आप कर ही रहे हैं, पर गोल्ड का भी आपको एक्सपोजर मिल सके तो व्हाइट ओक कैपिटल मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, इसको भी ऐड कर सकते हैं। और साथ ही आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट एलोकेटर फंड ऑफ फंड, इसको भी कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन बहुत ज्यादा फंड ना करें, ऑलरेडी आपने 3 फंड्स किए हुए हैं। यहाँ पर एक मल्टी एसेट एलोकेशन, एक एसेट एलोकेटर फंड, और साथ ही एक एचडीएफसी निफ्टी 100 इंडेक्स फंड, 3 फंड और ऐड कर लें, इनके साथ आगे बढ़े। दूसरी बात यह है कि अगर आप 20,000 रुपए की एसआईपी करते हैं और हम 11-12% का रिटर्न मानकर चलें अगले 5-6 साल में, क्योंकि आप हाइब्रिड फंड में कर रहे हैं, प्योर इक्विटी में नहीं कर रहे हैं, तो 11-12% का रिटर्न भी निकल कर आया तो करीब करीब आपके पास 18 से 20 लाख रुपए इकट्ठा हो सकते हैं, जो 20,000 से। पर आप 20 + 20 40 कर रहे हैं, तो डबल कर लीजिए, करीब करीब मतलब आप 35 से 40 लाख रुपया इकट्ठा कर पाएंगे। और जो लमसम अमाउंट आपके पास ऑलरेडी है वो अलग से बढ़ता रहेगा। तो ज्यादा लालच नहीं करें, इसके साथ ही आगे बढ़े जितना ये है हाइब्रिड फंड्स वगैरह हैं। और हेज फंड्स के बारे में कहूंगा कि फिलहाल ऐसा कोई फंड आपके लिए सूटेबल नहीं है जो मैं हेज के रूप में आपको सजेस्ट कर पाऊं। यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो ये जो फंड्स हैं, हमने जो कहा, मैंने जो बताया कि हाइब्रिड फंड्स हैं या मल्टी एसेट एलोकेशन फंड हैं, ये आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर पाएंगे। राइट, चलिए सुनील कुमार जी, काफ़ी विस्तार से आपको सलाह दी गई है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गई हो। कुछ और पूछना चाहते हैं पंकज जी को? चलिए, शायद फोन लाइन पर हमारे साथ है नहीं। नवनीत जी का एक सवाल लेना चाहेंगे हम। नवनीत जी भी शायद फोन लाइन पर हमारे साथ हैं नहीं। विश्वजीत जी आपके लिए है। चलिए, नवनीत शर्मा फोन लाइन पर मेरे साथ हैं। हाय, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम, नवनीत शर्मा बात कर रहा हूं। नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हो आप? मैम चंडीगढ़ से बात कर रहा हूँ मैं। ओके, बताइए, टाटा का डिजिटल इंडिया है, आईसीआईसीआई का निफ्टी 50 है, लार्ज कैप भी है, एचडीएफसी का मिड कैप, निपॉन के भी फंड्स है। 10 फंड्स डाले हैं नवनीत, कहाँ से, क्यों? मैंने सोचा मैम कोई ना कोई तो चल ही जाएगा, इसलिए मैंने 10 डाल दिए हैं। ऐसे क्यों? जो भी डालो सब चलने चाहिए, कोई ना कोई से क्या मतलब होता है? ये तो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आप होना ही चाहिए और सारे निवेश को चलना चाहिए। बहरहाल कम करते हैं थोड़ा सा इनको, ठीक है? और बताइए क्या जानना है? 25 इयर्स का पोर्टफोलियो है। हाँ, बस मैम ये जानना चाहता हूँ, मैं 10,000 की एसआईपी कर रहा हूँ, सभी में 1,000 डाल रहा हूँ मैं। हाँ। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ ये 10 के 10 मेरे म्यूचुअल फंड है, सही है कि किसी को कम करने की जरूरत है?
ठीक है, हाँ बिल्कुल उस पर आपको सलाह देंगे, क्योंकि 10,000 के लिए 10 फंड्स होना ज़रूरी नहीं है। आपके पास 4 फंड्स हो लेकिन अच्छे हो, उतना भी काफ़ी है। 25 से 30 साल के लिए चाहता हूँ मैं। बिल्कुल सही। टाइम पीरियड। चलिए, नज़रिया आपका बहुत अच्छा है, टाइम फ्रेम का आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा नवनीत यहाँ पर। और स्टेप अप भी करना होगा, लेकिन वो करेंगे ना? स्टेप अप का मैंने अभी सोचा नहीं, लेकिन आप बोलोगे तो कर देंगे मैम। हाँ, अरे कोशिश करना है ना, सालाना जितना हो सके उतना मुमकिन हो करने की कोशिश करना। चलिए विश्वजीत जी, आपके पास है इनका सवाल, मेरे ख्याल से क्या जवाब जी होगा? बिल्कुल कविता जी, पहले तो स्टेप अप की बात कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला आप बोलेंगे तो कर देंगे। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि 10,000 रुपए की जो SIP कर रहे हैं, अगर 12% का CAGR लेके, तो इनका 25 वर्ष का समय है, जो कि बहुत अच्छा टाइम होराइजन है। तो उससे करीब करीब 1,90,00,000 बनते हैं। तो नवनीत जी, वहीं अगर आप 10% का स्टेप अप करते हैं, मतलब 10,000 रुपये कर रहे हैं, अगले साल 11,000 शुरू कर दीजिए, अगले साल 1,101 रुपये शुरू कर दिया, बढ़ा दीजिए अपनी SIP में, तो ये करीब करीब 25 साल में 4,27,00,000 बन जाएगा। मुझे लगता है कि आपके मुंह में पानी आ रहा होगा, कहाँ 1,90,00,000 बनेंगे, कहाँ 4,27,00,000 बनेंगे। तो ये अगर स्टेप अप की पावर है और 25 वर्ष आपके पास है, तो इसका पूरा एडवांटेज लीजिए, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो असली म्यूचुअल फंड का मैजिक है, वो आपको यहाँ देखने को नजर आएगा, और एक बहुत बड़ा कॉर्पस आप यहाँ जनरेट कर पाएंगे। दूसरा, अगर आप पोर्टफोलियो देखें, तो आपने कई सारे पैसिव फंड्स भी ले रखे हैं और उसी सेम AMC के एक्टिव फंड ले रखे हैं। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, एक्टिव फंड हमेशा बेटर रहते हैं, क्योंकि वो इंडेक्स को बीट करने की कोशिश करते हैं। कुछ हद तक लार्ज कैप में पैसिव फंड स्ट्रैटेजी ठीक है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में देखें, तो स्मॉल कैप में 250 स्टॉक्स हैं। तो अगर आप इंडेक्स फंड लेंगे तो पूरे 250 स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में आ जाते हैं। वहीं अगर एक्टिव फंड, जो कि रिसर्च बेस्ड फंड को चुनाव करते हैं, कोई 30-40 फंड का चुनाव, स्टॉक्स का चुनाव करेंगे, तो हो सकता है कि वहां पे आपको रिटर्न्स ज्यादा अच्छी देखने को मिले। तो आपने कहा कि कोई ना कोई तो चलेगा, तो मेरे हिसाब से मिड कैप और स्मॉल कैप में आप एक्टिव फंड्स में रहिए, और लार्ज कैप में शायद आप पैसिव फंड को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो 3 फंड्स यहाँ पे मुझे लगता है कि कम किए जा सकते हैं। 10 फंड्स हैं, 7 फंड होंगे, तो कहीं ना कहीं आपको एक लाभ ये रहेगा कि आप उसको ट्रैक कर पाएंगे, अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। आपको पता रहेगा कहाँ पे अच्छी रिटर्न देखने को मिल रही है, कहाँ पे SIP बढ़ानी है। तो ये एक अच्छा स्ट्रैटेजी रहती है कि जितने कम से कम फंड हो, जैसा कविता जी ने भी बोला, तो 7 फंड हम रखेंगे 10 में से। यहाँ पे निप्पॉन इंडिया का निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स जो है, यहाँ से आप निकल के HDFC मिड कैप में, जो आपके पास ऑलरेडी है, उसमें अपनी SIP को बढ़ा लें। और ऐसे ही स्मॉल कैप में निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स है, और आपके पास निप्पॉन का ही स्मॉल कैप है, तो निप्पॉन के स्मॉल कैप में अपनी SIP को बढ़ा लें, और ये पैसिव फंड को छोड़ दें। और वहीं पर एक मल्टी कैप फंड है, तो वहां से भी निकल सकते हैं। जैसे कि आपके पास निप्पॉन इंडिया का मल्टी कैप फंड है, तो स्मॉल कैप भी है, मल्टी कैप भी है, तो कहीं ना कहीं ओवरलैप होगा। तो मेरे हिसाब से उस वाली SIP को आप फ्लेक्सी कैप फंड, जो कि HDFC का फ्लेक्सी कैप फंड आपके पोर्टफोलियो में है, बहुत ही बेहतरीन फंड है और अच्छा डाइवर्सिफाइड फंड है, तो उसमें अपनी SIP बढ़ा लें। तो ये 3 फंड्स को आप कम करें और ये 7 फंड के साथ मैनेज करें, और इसी में अपनी SIP बढ़ाते जाएं। नए फंड्स की आवश्यकता नहीं है, बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है, इसी को कंटिन्यू रखिए और कोशिश करें जितनी स्टेप अप कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कितना बड़ा कॉर्पस आप जनरेट कर सकते हैं, एज आपकी तरफ है, जितना चाहे उतना कॉर्पस आप बना सकते हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। नीत, कोई सवाल पूछना चाहते हैं आप विश्वजीत जी से? मुझे निप्पॉन का मिड कैप इंडेक्स फंड और निप्पॉन का स्मॉल कैप इंडेक्स फंड और मल्टी कैप फंड, ये तीनों हटाने हैं मुझे ना। जी जी बिल्कुल जी बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू। चलिए, सलाह का कोई भी अंश अगर आपने मिस कर दिया हो तो ये शो YouTube पर भी जाता है, बाकी पुराने शोज भी YouTube पर हैं, देख सकते हैं। सलाह एक बार फिर से नोट डाउन कर सकते हैं। मेरे ख्याल से सवाल जवाब के सिलसिले को यहीं समाप्त करते हैं। और पंकज जी आपका और विश्वजीत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज दोनों का।